आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के सियासी दौरों का सिलसिला अब तेज हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के मिशन साउथ पर हैं। तेलंगाना और तमिलनाडु को प्रधानमंत्री ने कई सौगात से नवाजा है। वहीं तेलंगाना में उन्होंने केसीआर और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उधर कर्नाटक चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद यह प्रधानमंत्री का पहला कर्नाटक दौरा होगा। साउथ को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात, 2024 में बनेगी बात। बीजेपी की बड़ी तैयारी, साउथ किले में सेंधमारी। परिवारवाद पर जोर, दक्षिण में मिलेंगे वो। वंदे भारत की रफ्तार, केसीआर पर प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मिशन साउथ पर हैं, जहां उन्होंने एक के बाद एक कई बड़ी सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना को 11,360 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। देश को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल गई। प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ के रेल यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। एक ही दिन में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत और चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। इन दोनों ट्रेनों के चलने से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 3 राज्यों के लोगों को फायदा मिलेगा। सिकंदराबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने नई वंदे भारत ट्रेन के क्रू मेंबर से बात की। साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूली बच्चों से भी बातचीत की है। स्टेशन पर प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने का काम करेगी। सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच ये ट्रेन चलेगी। इन 2 शहरों के बीच सफर करने वालों को इससे काफी आसानी होने वाली है। ये तेलंगाना से चलने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। इससे पहले 15 जनवरी को भी सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई थी। ये ट्रेन 661 किलोमीटर की दूरी तय कर 8 घंटे 30 मिनट में सफर को पूरा कर लेगी। वहीं दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई से कोयम्बटूर रूट पर तिरुथुरैपुंडी से अगस्त्यमपल्ली तक एक डीएमयू ट्रेन की तरह चलेगी। ये ट्रेन तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुवरूर और नागापट्टिनम के लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करेगी। ये चेन्नई से चलने वाली दूसरी वंदे भारत है। इससे पहले नवंबर में चेन्नई से मैसूर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। ये ट्रेन 6 घंटे 10 मिनट में 495 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नई वंदे भारत दिखने में काफी शानदार है। इसकी सीटें काफी आरामदायक बनाई गई है। इसमें आपको लंबे समय में जरा भी थकान महसूस नहीं होगी। ये ट्रेन अंदर से काफी खूबसूरत है। इस ट्रेन में बैठकर आपको प्रीमियम ट्रेन का एहसास होगा। ट्रेन में बड़ी सी कांच की खिड़की लगाई गई है, जिससे लोगों को बाहर के खूबसूरत नजारे दिख सकेंगे। नई वंदे भारत ट्रेन में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ट्रेन में टॉयलेट्स की भी विशेष सुविधाएं बनाई गई है। ये सामान्य ट्रेनों की तुलना में थोड़ी डिजाइनर है। इस ट्रेन की खूबसूरती देखकर लोग चौंक जाएंगे। इसे बिल्कुल विदेशी ट्रेनों की तरह बनाया गया है। वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हमने देश भर में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था बढ़ाई है। आखिर ये पहले क्यों नहीं हो पाता था? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परिवारवादी ताकतें व्यवस्था पर, सिस्टम पर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते थे। किस लाभार्थी को क्या लाभ मिले, कितना मिले, इसका नियंत्रण ये परिवारवादी अपने पास रखना चाहते हैं। इससे इनके 3 मतलब सकते थे। एक, इनके ही परिवार की जय जयकार होती रहे। दूसरा, करप्शन का पैसा इनके परिवार के पास ही आता रहे। और तीसरा, जो पैसे गरीब के लिए भेजे जाते हैं, वो पैसे इनके भ्रष्ट इकोसिस्टम के अंदर
बांटने के काम आ जाए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इनके 3 मतलब सत्य थे। पहला, इनके ही परिवार की जय जयकार हो। दूसरा, करप्शन का पैसा इनके पास आता रहे। और तीसरा, जो पैसा गरीब के लिए भेजे जाते थे वो पैसे इनके भ्रष्ट इकोसिस्टम के अंदर बांटने में काम आए। ये तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। तेलंगाना के विकास को लेकर, तेलंगाना के लोगों के विकास को लेकर जो सपना आपने देखा था, तेलंगाना के नागरिकों ने देखा था, उसे पूरा करना केंद्र की एनडीए सरकार अपना कर्तव्य समझती है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा कई महीनों में खास है। प्रधानमंत्री मोदी मिशन साउथ पर लगे हुए हैं, क्योंकि 2024 में बीजेपी की सबसे कमजोर कड़ी अगर कुछ है तो बीजेपी का साउथ में कमजोर जनाधार। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना से अभियान की शुरुआत की, जहां उन्होंने लोगों को दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। इसके बाद तमिलनाडु में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और फिर रविवार को कर्नाटक का दौरा कर प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस अभियान के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का मिशन 2024 भी शामिल है। माना जा रहा है कि अगर हिंदी पट्टी में पार्टी कमजोर पड़े तो साउथ से उसकी भरपाई की जा सके, इसलिए मिशन साउथ पर बीजेपी का फोकस ज्यादा बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आगे बढ़ते हैं और अब आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस तरीके से आज सुखोई विमान का आज उन्होंने उड़ान भरी। तस्वीर आपके सामने है। तेजपुर वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरने के लिए तैयार फाइटर जेट सुखोई 30 MKI। वायुसेना के बेड़े में शामिल सुखोई 30 का कोई मुकाबला नहीं है। वो जब आसमान की तरफ छलांग लगाता है तो दुश्मन भी कांप जाता है। दुश्मन के छक्के छुड़ाने की शक्ति रखने वाला वायुसेना के वीर फाइटर ने जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उड़ान भरी तो दुनिया के देश ताकते रह गए। ये उड़ान इस मायने में ज्यादा खास है क्योंकि भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर तल्खी चल रही है। ऐसे में राष्ट्रपति का सुखोई लड़ाकू विमान में उड़ान भरना भारत की तरफ से एक ताकतवर संदेश देगा। चीन को ये बताने की कोशिश है कि गलती से भी 1962 की गलती दोहराने की गलती मत करना, क्योंकि आज का नया भारत जवाब देना जानता है। आंखों से आंखें डालकर दुश्मन देशों को धूल चटाना भी जानता है। इस तरक्की के पीछे भारत के लोगों का सामर्थ्य, देश के लोगों की इच्छा शक्ति, देश के वैज्ञानिकों की सोच, वीर जवानों के खून पसीने से मिलकर बने भारत का कोई तोड़ नहीं है। वो दुश्मन देशों से अब दो हाथ करने की महारत रखता है। दुनिया ने भारत की वीर शक्ति को पहले भी देखा है और जरूरत पड़ी तो आगे भी देखेगा। आज दुनिया ने भारत की वायु शक्ति का नजारा फिर से देखा जब असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वायुसेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद पायलट की वर्दी में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिखाई दी और फिर सुखोई विमान में प्रेसिडेंट सवार हुई और उसके बाद तेजपुर वायुसेना स्टेशन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई से आसमान की ओर उड़ान भरी। यह नजारा भारत के सामर्थ्य और महिला शक्ति का उदाहरण है।
जब देश तरक्की कर रहा है तो भारत के साथ आधी आबादी का योगदान सराहनीय है। आज भारत की सेना में महिला शूरवीरों की कमी नहीं है। वो दुश्मन देशों की आंख में आंख डालकर चुनौती दे रही है। लेकिन तेजपुर एयरफोर्स बेस भारत की 4 देशों से सुरक्षा करता है, क्योंकि जिस इलाके में तेजपुर एयरफोर्स बेस है उस इलाके से 4 देशों की सीमा को कवर करता है। उसमें चीन, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, म्यांमार को भी उकसाता रहता है। बांग्लादेश में चीन निवेश कर खुद की पकड़ को मजबूत कर रहा है और भूटान भी चीन की आर्थिक शक्ति के आगे सरेंडर कर सकता है। ऐसे में भारत की चुनौती और ज्यादा बढ़ सकती है। दरअसल चीन की भारत के साथ लंबी सीमा लगती है और इसी को लेकर भारत और चीन के बीच डिस्प्यूट भी है। चीन भारत के कई हिस्सों पर अपना दावा करता है, लेकिन वो अखंड भारत की सेना के आगे हार जाता है। मतलब साफ है कि चीन की गुस्ताखी का जवाब भारत के शूरवीर सैनिक देने से पीछे नहीं हटेंगे। वो जब जब गुस्ताखी करेगा, भारत घुसकर मारेगा। आज तो तस्वीर महामहिम के साथ दुनिया वायुसेना की देखी गई है। उससे चीन की बौखलाहट और बढ़ गई होगी, क्योंकि आज जब सीमा पर सुखोई गरज रहा था, दुश्मन देश चीन देख रहा था। वैसे इनसे पहले भारत के इतिहास में 2 राष्ट्रपति पहले भी सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान भर चुके हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरने के पीछे भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर तल्खी को देखा जा रहा है। इसलिए राष्ट्रपति मुर्मू का सुखोई लड़ाकू विमान से उड़ान भरना भारत की तरफ से एक ताकतवर संदेश देना है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर 2009 की है, जब देश की 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने सुखोई से उड़ान भरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। वो पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति थी जिन्होंने 74 साल की उम्र में फाइटर प्लेन से उड़ान भरकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया था। और तीसरी तस्वीर तब की जब 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहते हुए सुखोई से उड़ान भर चुके हैं। वो ऐसा करने वाले देश के पहले राष्ट्रपति थे। आज भारत के पास एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान है। उनमें से एक सुखोई 30 भी है, जिसकी ताकत के आगे दुश्मन देशों का पसीना छूट जाता है, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान पर उड़ सकता है। युद्ध क्षेत्र में दुश्मन देशों को धूल चटा सकता है। बीच में अगर ईंधन मिल जाए तो 8000 किलोमीटर तक जा सकता है। तो मतलब साफ है कि चीन अगर गुस्ताखी करेगा तो भारत की वायुसेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। आज जो नजारा दुनिया के साथ चीन ने देखा है, वो आने वाले कल में भी देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अखंड भारत में विपक्ष को लेकर। विपक्ष लगातार जेपीसी की मांग से शरद पवार किनारा कर रहे हैं। वही एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार की अदानी हिंडनबर्ग के मुद्दे पर टिप्पणी ने नया अखाड़ा तैयार कर दिया है। पवार जेपीसी की जगह सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से जांच की वकालत कर रहे हैं। पवार की टिप्पणी पर विपक्ष बटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उन्होंने विपक्षी पार्टियों के बीच उभरती दरार को भी नकार दिया और कहा कि जहां कई पार्टियां एक साथ होती हैं, वहां कुछ मुद्दों पर मतभेद होते रहते हैं। देखिए रिपोर्ट। विपक्ष नहीं एकजुट, कैसे होगा मोदी से युद्ध? विपक्ष में कितने सरदार, कौन असरदार? पवार का पावर, विपक्ष की 32 गुण। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष की जेपीसी की जांच की मांग को एनसीपी चीफ शरद पवार ने गलत ठहराया है। शरद पवार ने साफ कहा कि विपक्ष को इस जांच से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमने कहा ना कि 10 दिन पहले हमारी मीटिंग हो गई, इस इशू पर हम लोगों ने बातें की। इस लाइन पर आगे जाने के लिए हमने डिस्कशन किया। कुछ इशूज ऐसे थे कि जहाँ अलग अलग राय थी, वह अलग अलग राय क्या है वो भी रखी और इसकी बैकग्राउंड क्या है ये भी हमने बताया। सही है।
शरद पवार ने जेपीसी की मांग को ठुकराने की वजह साफ बताई। उन्होंने कहा कि जेपीसी में 21 में से 15 सदस्य सत्ताधारी पार्टी के होंगे, इसलिए ज्यादातर लोग सत्ताधारी पार्टी के हों तो आखिर वहां देश के सामने सच्चाई कहां तक आ पाएगी। इसलिए इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्र टीम करे। भारतीय पर किसी से रब करना हो तो टाटा बिरला पर हम किसी रब करते। आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं और दूसरा देशवासी को भी पता लगा है, अंदाजा है कि टाटा का भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए आजकल अदानी अंबानी नाम लेते हैं। तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। एनसीपी प्रमुख ने साफ कहा कि एक जमाना ऐसा था जब सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करनी होती थी तो हम टाटा बिरला का नाम लेते थे। टाटा का देश में योगदान है, आजकल अंबानी अडानी का नाम लेते हैं। उनका देश में क्या योगदान है, इस बारे में सोचने की जरूरत है। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता एक साथ नहीं है। कल के बयान से शरद पवार साहब ने ये सिद्ध कर दिया। उन्होंने जो राहुल गांधी जी की मांग है जेपीसी के लिए उसे खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जो राहुल गांधी जेपीसी की मांग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। जहां विपक्ष के कई दल शरद पवार के रुख का विरोध कर रहे हैं, वहीं संजय राउत पवार की पावर के आगे सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। साथ ही विपक्ष के एकजुट रहने का भी दम भर रहे हैं। उनका कहना है कि अडानी मामले पर चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या फिर एनसीपी की अपनी अपनी अलग राय हो, लेकिन इससे विपक्ष की एकजुटता में कोई दरार नहीं आएगी। मान रहा हूँ जरूर शरद पवार साहब की भूमिका गौतम अडानी और उनके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं आफ्टर हिडनबर्ग रिपोर्ट, उस बारे में उनकी बात कही। शरद पवार साहब ने ये कहा है कि विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन जेपीसी से कोई मतलब साध्य नहीं होगा। दूसरी तरफ बीजेपी इसे राहुल को बचाने के लिए मुद्दा बता रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जेपीसी की मांग का मुद्दा राहुल को बचाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, मैं तो इस विषय में अंदर में अभी कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना करके मामला देख रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये सारा मुद्दा राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए विपक्ष का रायता फैला हुआ है। जब कोई इसे समेटने की कोशिश करता है, कोई दूसरा फैला देता है। लाख कोशिशों के बाद विपक्ष एकजुट दिखने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन साल 2024 के लिए विपक्ष एकजुट नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अतीक अहमद की पत्नी यानी लेडी डॉन, लेकिन अतीक की पत्नी का कोड नेम था गॉड मदर। उसी गॉड मदर पर अब इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। तो अतीक की बहन आयशा नूरी, जिसका कोड नेम था मैडम, अब पुलिस को उसकी तलाश है। तो उधर साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद की बैरक बदल दी गई है और अतीक के बेटे अली को भी आरोपी बनाया गया है। यानी अतीक की फैमिली और माफिया के मददगारों के बचने का अब कोई चांस ही नहीं है। देखिए रिपोर्ट। शाइस्ता का पता बताओ, डबल इनाम पाओ। दूल्हा भाई पहुंचे जेल, अब आपा का नंबर। एक्शन फुल ऑन, कहां छिपी है लेडी डॉन। कार्रवाई तगड़ी होगी, अली भी बना आरोपी। अतीक एंड सन्स एंड फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। उमेश पाल मर्डर में अब अतीक के बेटे अली और अतीक की बहन आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता पर इनाम राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। साथ ही आयशा नूरी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज हो गई है। हालांकि अतीक के गुर्गे अभी भी बेखौफ है। वो कई लोगों से रंगदारी वसूलने के लिए धमकी दे रहे हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता की जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है। उमेश पाल की हत्या को 43 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शूटर्स पुलिस के शिकंजे से दूर है। छापेमारी के दौरान पुलिस को अतीक का एक पोस्टर भी मिला है। वहीं अगर उमेश पाल हत्याकांड में इनाम राशि की बात करें, असद अतीक का बेटा, इनाम की रकम
5 लाख रुपए। गुड्डू मुस्लिम बमबाज इनाम की रकम 5 लाख रुपए। शाइस्ता परवीन अतीकी बेगम इनाम की रकम 50,000 रुपए। गुलाम मोहम्मद शूटर इनाम की रकम 5 लाख रुपए। साबिर शूटर इनाम की रकम 5 लाख रुपए। अरमान शूटर इनाम की रकम 5 लाख रुपए। अब जल्द ही पुलिस आयशा नूरी को भी गिरफ्तार करेगी। नूरी पर आरोप है कि शूटर्स को भगाने में उसने मदद की थी। वहीं शाइस्ता परवीन पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी। शूटर्स को एडवांस पेमेंट शाइस्ता ने ही किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में दही विवाद के बाद अब कर्नाटक में अमूल दूध को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कंपनी के इस कदम का विरोध किया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को चुनाव में बुलाने का पूरी तरह से मन बना लिया है। हो सकता है कि पार्टी को इसका फायदा भी हो, लेकिन आखिर कैसे, देखिए रिपोर्ट। सियासत की आज पर उबल रहा दूध पे उफान, मचा सियासी घमासान। अमूल की एंट्री कांग्रेस को क्यों खली? कर्नाटक में अमूल दूध की एंट्री के बाद यहां की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले दूध से राजनीति में नया उबाल आ रहा है। बढ़ते डेयरी बाजार पर हावी होने के लिए भारत के सबसे बड़े 2 दूध ब्रांड की लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। दूध के बाजार में लीडर माने जाने वाले अमूल ने घोषणा की कि वो बेंगलुरु में दूध और दही बेचेगा। अमूल के इस ऐलान के बाद कर्नाटक में खलबली मची हुई है। दरअसल कर्नाटक दूसरे सबसे बड़े डेयरी ब्रांड नंदिनी का क्षेत्र है। नंदिनी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन संचालित करती है। अमूल बनाम नंदिनी की जंग तब से तेज हो गई है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिसंबर में कर्नाटक के दौरे पर दोनों संगठनों के बीच सहयोग की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमूल और नंदिनी कर्नाटक के हर गांव में प्राथमिक डेयरी स्थापित करने की दिशा में मिलकर काम करेंगे और अगले 3 सालों में कर्नाटक में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां प्राथमिक डेयरी स्थापित नहीं की गई हो। कर्नाटक में विपक्षी कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर कर्नाटक के डेयरी ब्रांड नंदिनी को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात में मौजूद डेयरी ब्रांड ने पहले कर्नाटक में प्रवेश करने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी सरकार ने इसको विफल कर दिया था। लेकिन अब कर्नाटक बीजेपी खुले हाथों से उनका स्वागत कर रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक के सभी लोगों को अमूल उत्पादों को नहीं खरीदने का संकल्प लेना चाहिए। सिद्धारमैया ने ट्वीट किया कि वो अब नंदिनी KMF को नष्ट करने के लिए दृढ़ हैं, जो हमारे किसानों का बनाया गया एक ब्रांड है। दूसरी तरफ कर्नाटक के सहकारिता मंत्री ST सोमशेखर ने सफाई दी है कि राज्य के ब्रांड के लिए इस तरह के खतरे के मामले में सरकार नंदिनी की सुरक्षा के लिए कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। मुझे यकीन है कि अमूल गुणवत्ता, ताजगी और सामर्थ्य के मामले में नंदिनी की गुणवत्ता और ताजगी से मेल नहीं खा सकते हैं। जहां अमूल 54 रुपए प्रति किलो दूध बेचता है, वहीं KMF इसे 39 रुपए प्रति लीटर पर बेच रहा है। अमूल इनमें से किसी भी पैरामीटर पर नंदिनी का कोई प्रतियोगी नहीं है। इस उठापटक के बीच अमूल ने साफ कर दिया कि नंदिनी से उसका कोई मुकाबला नहीं है। अमूल के MD ने कहा कि अमूल और KMF के बीच अच्छे संबंध हैं। कई वर्षों से बेलगावी और हुबली में मौजूद है। KMF को चुनौती देने का सवाल ही नहीं है। वहीं KMF के अधिकारियों ने इसे अमूल का गेम प्लान बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि नंदिनी अपनी गुणवत्ता, भरोसे और ताजगी के साथ कर्नाटक का गौरव है और अमूल के खिलाफ इसका बचाव करने के लिए हम तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।